राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी से, जो कि मालिक था कुतुबुद्दीन और ऐबक का। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इससे पहले की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, लेकिन वो मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है निहत्था समझ के, या फिर भाग जाने देता है। उसका पीछा करके उसको मारता नहीं है। इसी गलती का परिणाम पृथ्वीराज चौहान को भुगतना पड़ता है आगे चलकर। और इस युद्ध में 1192 के युद्ध में उसे मरना पड़ता है। तो वहाँ पर अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसे तोड़कर मोहम्मद गौरी आदेश देता है कि उसे तोड़कर एक मस्जिद बनाया जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका सेवक था, गुलाम था, वो आज्ञा फॉलो करता है और सेनापति भी वही था। और वो सेना को आदेश देकर उस संस्कृत महाविद्यालय को तेज़ी से तोड़ देता है, ऊपरी भाग जो कि मंदिर जैसा लगता है, और उसे तोड़ने के बाद उसे एक मस्जिद में परिवर्तित कर देता है। अब ये इतनी जल्दी बना कि कहा जाता है उसे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन में बन गया, ऐसा माना जाता है। और ये एग्जाम्स में भी बहुत आता है ये प्रश्न। भारत का प्रशासन मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है और खुद गजनी चला जाता है, और गजनी में वहाँ वो रहने लगता है। और कुतुबुद्दीन भारत में अपने आप को स्थापित कर लेता है, कई राज्यों को जीतता है। गंगा के जो दोआब क्षेत्र हैं उसे जो है कि वो जीत लेता है, और ये कन्नौज के राजा जयचंद को फिर से वो हरा देता है उससे युद्ध करके। अब आगे का समय आता है। कुछ समय बाद गजनी में मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है, और उस विद्रोह को दबाता है वो, दबाते दबाते वो फिर पंजाब की ओर आता है। और पंजाब में उसकी मृत्यु हो जाती है पंजाब क्षेत्र में जाने के बाद, क्योंकि विद्रोहियों ने तीर और धनुष से घात लगाकर उसे मार दिया था घेर कर, और इस तरह उसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी के पास 3 गुलाम थे, और इन तीनों गुलाम में से भारत का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गजनी में उसका एक गुलाम था ताजुद्दीन यल्डोज। ताजुद्दीन यल्डोज उसे कहा जाता था। गजनी के एक जो गुलाम था वो उसका प्रमुख गुलाम था, सबसे वरिष्ठ गुलाम। और नसरुद्दीन कुबचा, ये था सिंध और मुल्तान के क्षेत्र का गुलाम। तो ये 3 गुलामों के थ्रू वो बहुत सारा शासन किया करता था। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबचा के साथ कर देता है, जो कि सिंध और मुल्तान का शासक था, वो वहाँ का प्रशासन देखता था। और कुछ स्रोतों में ये कहा जाता है कि नसरुद्दीन कुबचा की बहन से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह किया। तो उस समय बहुत सारा विवाह क्या करते थे बादशाह लोग। हो सकता है दोनों एक दूसरे की बहन से विवाह किए हो, लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन इन दोनों में कुछ वैवाहिक संबंध जरूर था। फिर एक और भी संबंध आता है कि वो जो गजनी का शासक था, जो गुलाम शासक था ताजुद्दीन यल्डोज, उसकी बेटी से इसने विवाह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस तरह से ये तीनों गुलाम आपस में संबंधी थे, एक दूसरे के प्रतियोगी भी थे, एक दूसरे के संबंधी भी थे। तो इसके मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तीनों ने अपना अपना शासन संभाल लिया, अपने अपने प्रशासन को, अब खुद को बादशाह बना बैठे सभी लोग। एक अच्छी बात थी कि इन तीनों में जो संबंध था, वैवाहिक संबंध, जिससे कि तीनों क्षेत्र आपस में शांति से रहते थे, युद्ध न के बराबर होता था इन तीनों में, तो एक फायदा था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी मर चुके तो इन्होंने उनके बेटे, मोहम्मद गौरी का एक बेटा था गयासुद्दीन, बेटा या फिर भतीजा था गयासुद्दीन, उससे वो मुक्ति पत्र पाता है। क्योंकि गुलाम जो भी है तो वो तो गुलाम ही है, उसे बादशाह बनने के लिए उसे मुक्ति पत्र चाहिए था कि हाँ मैं तुम्हें गुलामी से मुक्त करता हूँ। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक जाता है गजनी, और वहाँ उसके संबंधी जो थे, एक उसका भतीजा माना जाता है गयासुद्दीन, उससे मुक्ति पत्र हासिल करके वो फिर से एक स्वतंत्र और पूर्ण रूप से बादशाह बनता है। लेकिन उसने कभी अपने आप को बादशाह नहीं लिखाया, क्योंकि वो उसने जाना कि ज़िंदगी भर तो ऐसे ही गुलामों की तरह रहे, भले ही गुलामी छूट गई लेकिन अब क्या ही करना। तो 1200
6 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और लगभग 1206 में ये स्वतंत्र रूप से बनता है बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक। महज 4 वर्ष तक वो शासन कर पाता है। इसी बीच वो अपनी बेटी का विवाह एक गुलाम से कर देता है जिसका नाम इल्तुतमिश था। एक बुखारा नाम का प्रांत था तुर्किस्तान में, मध्य एशिया में, वहाँ से उसने उस अपने गुलाम को खरीदा था। जैसे कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था गजनी से, उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम को खरीद कर लाता है और उसी से अपने बेटी का विवाह करता है। बाद में चलकर उसने उसे बुखारा तुर्किस्तान मध्य एशिया से खरीदा और फिर उसे अच्छे तरह से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और क्योंकि वो एक बहुत बेहतर गुलाम था, माना जाता है 1 लाख जीतल में उसे खरीदा था। उस समय जैसे हम लोग रुपया पैसा मानते हैं, उसी समय जीतल हुआ करता था। चांदी और तांबा के मिश्रण से एक धातु बनता था जिसको जीतल कहते थे। तो एक प्रतीक के रूप में कि ये बहुत महंगा गुलाम है, और उसको वो खरीद के लाया था। और उसे धीरे धीरे उसकी चतुराई देखा, उसका निडरपन देखा और वीरता देखी, और उसमें इतना गुण था कि बहुत महंगे में वो बिका और इसलिए उसे खरीद लिया गया। बादशाह ने खरीद लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक उसे खरीद लेता है और धार्मिक शिक्षा देता है, सैन्य शिक्षा देता है। धीरे धीरे उसे सेनापति बना दिया जाता है, कई युद्धों में भेजता है। उसकी काबिलियत बनी रहती है, वो देखता है कि ये हर जगह जीत रहा है। अब इसके बाद वो क्या करता है कि उसे अपना दामाद बना लेता है। तो ऐसा इसलिए था कि गुलामों में विवाह करते थे, क्योंकि जो एक बार गुलाम बन गया उस पर गुलामी का ठप्पा लग जाता था। इसलिए सामान्य बादशाह लोग उससे विवाह नहीं करते थे अपनी बेटी का। बहुत ही रेयर ही ऐसा है कि कोई बादशाह अपनी बेटी का गुलामों से विवाह करवाया, चाहे वो कितना ही बड़ा पोस्ट पर क्यों ना हो। तो ये उस समय की सामाजिक रीति थी। इसीलिए इन गुलामों ने मिलकर ही अपने आपस में शादी विवाह किया, जो कि हालांकि वो बड़े पोस्ट थे, जैसे आजकल प्रधानमंत्री हो जाए, गवर्नर हो जाए, इतने बड़े पोस्ट पर थे, लेकिन वो किसी के गुलाम थे। गुलाम एक कानूनी कंडीशन हो जाता था, जैसे किसी का कोई ऋणी हो, तो उसी प्रकार से गुलाम हो जाना एक उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस तरह का कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन रहा, और बाद में चलकर उसका दामाद ही उसका शासन संभालता है। इल्तुतमिश ही उस भारत में बादशाह बनता है। अब इसी प्रकार से गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली इल्तुतमिश के रूप में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक भारत पर शासन करता है, और इसके बाद जो है कि वो लाहौर में पोलो खेल रहा था। पोलो जो घोड़े पे चढ़कर बॉल को मारते हैं, तो वो पोलो खेल रहा था। तो पोलो खेलते के समय वो घोड़े पर से गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही था कुतुबुद्दीन ऐबक का अंतिम सफर। धन्यवाद।